आपके इस चैनल पर अब तक सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान, साइकोपैथोलॉजी या मनोरोग विज्ञान, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मैथोलॉजी, शोध अनुसंधान, इन सभी से संबंधित नोट्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। इनके साथ साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग परामर्शन एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कंप्लीट वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। आपको इन वीडियोस के लिए सिर्फ यहाँ पर जो आपका वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के सामने आपको डिस्क्रिप्शन का एरो दिख रहा है, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड हैं। मनोविज्ञान की इस क्लास में आज हम सहसंबंध के बारे में जानेंगे। सहसंबंध या कोरिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो या शॉर्ट क्वेश्चन हो। अगर हम आम बोलचाल की भाषा में कहें तो सहसंबंध का अर्थ हुआ दो वस्तुओं के बीच में या दो परिस्थितियों के बीच में संबंध, उनके बीच में कैसा संबंध है उस चीज़ को पता लगाना ही हम उस चीज़ को पता लगाने के लिए हम सहसंबंध का इस्तेमाल करते हैं, या कह सकते हैं कि उसका पता लगाना ही सहसंबंध कहलाता है। सांख्यिकी में सहसंबंध एक बहुत ही महत्वपूर्ण संप्रत्यय है, क्योंकि अक्सर जब भी हम कोई रिसर्च वर्क करते हैं तो वहाँ पर हम सहसंबंध का यूज़ करते ही हैं। सहसंबंध से तात्पर्य दो चरों या परीक्षणों पर के प्राप्तांकों में निहित संबंधों से होता है। मतलब क्या कहा गया? दो चर, कोई भी दो वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं आप जानते ही हैं। तो दो वेरिएबल्स या दो टेस्ट के प्राप्तांकों के बीच में क्या संबंध आया, उन संबंधों को ज्ञात करना ही सहसंबंध कहलाता है। गिलफोर्ड ने यहाँ पर सहसंबंध को परिभाषित करते हुए बताया कि सहसंबंध या सहसंबंध गुणांक। अब यहाँ से सहसंबंध गुणांक क्यों कह दिया गया? तो गुणांक मतलब जब सहसंबंध हम निकालते हैं तो जब हम उसको अंक के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो उसे ही सहसंबंध गुणांक कहते हैं। कि मतलब किस हद तक सहसंबंध निकला, जो कोई अंक निकला, तो जो अंक निकल के आया कि हाँ 0.5 या 0.40 मतलब 40 या +1 सहसंबंध है। तो इस तरीके का जब कोई अंक निकल के आता है तो हम उसे गुणांक के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो गिलफोर्ड ने क्या बताया कि सहसंबंध गुणांक वह अंक है जो, यहाँ पर ना, इसको हटा देंगे, एक गलती से ना है, जो यह बतलाता है कि दो वस्तुएं कहाँ तक संबंधित हैं तथा कहाँ तक एक में परिवर्तन होने से दूसरे में भी परिवर्तन होता है। जैसे ये दो वस्तुएं हैं तो ये एक दूसरे से कहाँ तक संबंधित हैं, और अगर हम एक में परिवर्तन कर रहे हैं तो वो क्या दूसरे में भी परिवर्तन हो रहा है, और दूसरे में अगर परिवर्तन हो रहा है तो किस हद तक हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलें कि जूस पीना और हेल्थ, जूस और हेल्थ ये दो चीज़ें हैं, इन दोनों के बीच में अगर संबंध देखना है तो अगर हम जूस की मात्रा में बढ़ोतरी करते हैं तो ज़्यादातर टाइम पे यही देखा जाता है कि आपकी हेल्थ में भी सुधार आएगा। तो दोनों में एक सहसंबंध निकल के आया। या वहीं पर अगर हम कह लें धूम्रपान का स्वास्थ्य पर, तो धूम्रपान पर अगर धूम्रपान में वृद्धि होगा तो हेल्थ में क्या होगा? गिरावट आ जाएगी। तो यहाँ भी दोनों में संबंध है, लेकिन ये संबंध कैसा हो गया? ऋणात्मक संबंध हो गया। तो अब डाउनी और हेल्थ ने भी सेम चीज बताया कि सहसंबंध मूलतः दो चरों के बीच के संबंधों का माप है। मतलब दो चरों के बीच में क्या संबंध है उसका माप हम सहसंबंध के द्वारा करते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो शोधकर्ताओं ने, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इस एग्जाम्पल के लिया कि मान लीजिए 15 विद्यार्थी हैं और 15 विद्यार्थियों की बुद्धि मतलब उनके IQ और उनकी शैक्षिक उपलब्धि दोनों के बीच में क्या संबंध है उसको देखना चाहते हैं। तो इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हम सहसंबंध गुणांक निकाल कर इसको जान सकते हैं कि
बुद्धि मतलब IQ और इसके साथ साथ शैक्षिक उपलब्धि एजुकेशनल अचीवमेंट में क्या संबंध है। तो जो आगे हम अभी पढ़ेंगे, कई सारी विधियां हैं सहसंबंध निकालने की। तो उन विधियों के द्वारा जब हम विद्यार्थियों के प्राप्तांकों को, उनकी बुद्धि को, उनके शैक्षिक उपलब्धि को हम प्रदर्शित करेंगे और उनका कैलकुलेशन करेंगे तो उससे हमें क्या पता चलेगा? उससे हमें ये पता चल जाएगा कि बुद्धि में और एजुकेशनल अचीवमेंट्स में क्या संबंध है, और संबंध है तो किस प्रकार का, धनात्मक है या ऋणात्मक है या शून्य सहसंबंध है, ये चीज़ें हमें पता चल जाएंगी। अब सहसंबंध को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं। सहसंबंध को हम +1.0 से लेकर -1.0 के बीच में प्रदर्शित करते हैं, जिसमें हमारा 0 भी आता है, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि +1 से लेकर अगर हम -1 की बात करें तो बीच में 0 तो आएगा ही। तो अगर संबंध, जब आप उन सहसंबंध विधियों के द्वारा संबंध का मापन करेंगे, संबंध का पता लगाएंगे, तो उसमें जो प्राप्तांक निकल के आएगा वो प्राप्तांक इस रूप में निकल के आएगा। +1 हो सकता है या उससे अधिक हो सकता है, या 0.70 से +1.0 के बीच में आ सकता है, या माइनस के रूप में आ सकता है। तो जब इस तरीके से आपका जो रिजल्ट निकल के आएगा, दोनों चरों के बीच जब संबंध निकालेंगे तो रिजल्ट इसी रूप में निकल के आएगा। तो जब इस रूप में रिजल्ट निकल के आएगा तो आप आसानी से जान सकते हैं कि अगर आपको ये चीज़ें पता है तो आप जान जाएंगे कि उनके बीच में धनात्मक सहसंबंध है कि ऋणात्मक सहसंबंध है, और अगर धनात्मक है तो किस हद तक है, पूर्ण धनात्मक है या नगण्य है या निम्न है, या उनके बीच में कोई संबंध ही नहीं है, शून्य सहसंबंध है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आप जान सकते हैं। जैसे अगर +1.0 या उससे अधिक आता है तो हम कहेंगे कि उनके बीच में जो संबंध है वो पूर्ण धनात्मक सहसंबंध है। उसी तरीके से अगर +0.70 से +1.0 के बीच में अगर स्कोर आता है तो इसका तात्पर्य है कि ऊंचा धनात्मक सहसंबंध है, हाई पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है। इसी प्रकार अगर +0.20 से +0.40 के बीच में आएगा तो हम कह सकते हैं कि निम्न धनात्मक सहसंबंध है। यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड छूट गया है, इसको आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। उस हाई पॉजिटिव कोरिलेशन या सस्टेनियल पॉजिटिव कोरिलेशन, लो पॉजिटिव कोरिलेशन, अगर 0 आता है मतलब जो रिजल्ट आया, आपने अब मेथड लगाया, मान लो आपने कोई भी रैंक ऑर्डर या प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड लगाया और उसके बीच में पता लगा कि जब आपने सहसंबंध निकाला तो 0 आ गया, इसका मतलब है कि वो शून्य सहसंबंध है। मतलब दोनों चरों के बीच में कोई संबंध है ही नहीं, ना पॉजिटिव ना निगेटिव। इसी प्रकार अगर माइनस में स्कोर आता है तो माइनस में स्कोर आएगा तो हम कैसे देखेंगे? अगर -0.01 से -0.20 के बीच में आता है तो हम मानेंगे कि नगण्य है, ना के बराबर ऋणात्मक संबंध है। इसी प्रकार अगर -0.40 से लेकर -0.70 के बीच में आता है तो हम कहेंगे हाँ ऋणात्मक सहसंबंध है, मतलब एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, लेकिन पर्याप्त है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, पर्याप्त ऋणात्मक सहसंबंध है। इसी प्रकार अगर -1 से -1 या उससे अधिक आता है तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध है, मतलब अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा 100% घटेगा ही घटेगा। इसके बाद अब हम आइए टाइप्स की बात करते हैं, सहसंबंध के प्रकार की बात करते हैं। सहसंबंध के 3 टाइप्स बताए गए हैं, धनात्मक सहसंबंध पॉजिटिव कोरिलेशन, ऋणात्मक सहसंबंध निगेटिव कोरिलेशन और शून्य सहसंबंध। आप ऊपर अभी समझ ही चुके हैं, पहले ही समझ चुके हैं कि धनात्मक क्या होगा, अगर एक में वृद्धि हो रही है तो दूसरे में भी वृद्धि होगी। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया कि अगर व्यक्ति की आयु में वृद्धि हो रही है तो ज़्यादातर देखा जाता है कि आयु बढ़ने के साथ साथ उसकी परिपक्वता में, मेच्योरिटी में भी वृद्धि होती ही है। उसी तरीके से यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, x और y 2 प्राप्तांक हैं
तो यहाँ पर पॉजिटिव कोरिलेशन को दर्शाया गया है कि अगर x में वृद्धि हो रही है, जैसे x में जैसे जैसे वृद्धि हो रही है तो उसी के अकॉर्डिंग y में भी वृद्धि देखी जा सकती है। इस चीज को यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। देखिए यहाँ पर ये x को नीचे प्रदर्शित कर दिया गया और y को ऊपर। तो x में वृद्धि कर रहे हैं x, तो y में भी वृद्धि होते जा रही है। तो ये दोनों बढ़ रहे हैं, अगर इधर ऊपर बढ़ रहे हैं तो ये भी बढ़ रहा है। कह सकते हैं कि ये आपका पॉजिटिव सहसंबंध है, क्योंकि यहाँ पर जो वृद्धि हो रही है वो कंटिन्यूअस ऊपर की तरफ बढ़ते जा रही है। एक में वृद्धि करने से दूसरे में भी यहाँ पर देखें लगातार वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार हम आगे देखें तो निगेटिव सहसंबंध होगा, ऋणात्मक सहसंबंध या निगेटिव कोरिलेशन। इसमें क्या होगा, इसमें एक चीज में अगर वृद्धि होगी तो दूसरी चीज में कमी आएगी। जैसे अगर किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि की जाए, कोई वस्तु है अगर उसकी मूल्य जिसे यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई वस्तु है और उसकी आपूर्ति बहुत ज़्यादा है तो आपूर्ति बहुत ज़्यादा होगा तो मूल्य कम होगा। जैसे हम बात करें तो आप देखें तो पानी की आपूर्ति अभी लगातार कम हो रही है, बट अभी भी ठीक ठाक है। तो पानी की आपूर्ति होने से पानी की मूल्य में उतनी वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन जिस चीज़ की आपूर्ति में कमी आ रही है उस चीज़ की वृद्धि लगातार हो रही है। जैसे पेट्रोल की आपूर्ति में क्या हो रहा है, पेट्रोल की आपूर्ति में लगातार कमी हो रही है। तो जब पेट्रोल की आपूर्ति में कमी हो रही है तो पेट्रोल के प्राइस में लगातार वृद्धि हो रही है। तो इन दोनों के बीच में अगर हम देखें तो कैसा संबंध हो गया, इन दोनों के बीच में एक ऋणात्मक सा संबंध है कि एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, और दूसरा घट रहा है तो पहला बढ़ रहा है। उसी चीज को यहाँ पर दर्शाया गया है x और y प्राप्तांकों के माध्यम से। यहाँ पर कि जैसे देखिए x प्राप्तांक अगर बढ़ रहा है तो y प्राप्तांक घटते जा रहा है। x 2 है तो y 9 है, x 4 हुआ तो y 8 हुआ, x 6 तो y 7, x 8 पहुंचा तो y 6 पे आ गया, x 10 पहुंचा तो y 5 पे आ गया। मतलब यहाँ पर ऊपर आपने देखा था ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा था और यहाँ ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये आपका निगेटिव कोरिलेशन का एग्जाम्पल है कि एक में वृद्धि तो दूसरे में कमी। यहाँ पर देखें तो ये बताया गया है कि क्या ऋणात्मक सहसंबंध दो चरों के बीच में संबंधों की अनुपस्थिति को दिखाता है। मतलब एक क्वेश्चन है कि अगर संबंध ऋणात्मक है तो यानी क्या उनके बीच में अगर सहसंबंध ऋणात्मक आता है तो इसका मतलब क्या दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है? तो ऐसा नहीं है। संबंध ऋणात्मक है तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई संबंध ही नहीं है, संबंध अनुपस्थित है। संबंध ऋणात्मक है तो उसका मतलब ये हुआ कि दोनों के बीच में विपरीत संबंध है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अब बात कर लेते हैं हम शून्य सहसंबंध की। तो शून्य सहसंबंध आप पहले ही जान चुके हैं, इसमें दोनों चरों के बीच में कोई संबंध नहीं होता है। मतलब दो चर हैं, अगर एक में बढ़ोतरी हो रही है तो दूसरे में ना बढ़ोतरी हो रही है ना कमी आ रही है, उनके बीच में कोई संबंध है ही नहीं। जैसे कह सकते हैं कि योगा करने से पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा। तो योगा आप कर रहे हैं तो भी पर्यावरण पे कोई असर नहीं पड़ेगा, और योगा नहीं कर रहे हैं तो भी पर्यावरण पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, दोनों के बीच में कोई संबंध ही नहीं है, शून्य सहसंबंध हो गया। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने देखा कि सहसंबंध क्या होता है और वो कितने टाइप्स के होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सहसंबंध निकालने की कौन कौन सी विधियां होती हैं, जिसमें से हम दो प्रमुख विधियों के बारे में बात करेंगे, जो है प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड और रैंक डिफरेंस मेथड। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।